नमस्कार। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन। लेकिन उससे पहले हमने जो कल पढ़ा था, कल की क्लास में जो डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो देखो कब बंद हुआ था असहयोग आंदोलन, क्यों बंद हुआ था। मैंने बताया था आपको कि यूपी का एक ज़िला है गोरखपुर, वहाँ पे जगह है चोरा चोरी। वहाँ पे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया और उन पे गोलियां भी चलानी शुरू कर दी। तो प्रदर्शनकारी और गुस्से में आ गए और उन्होंने क्या किया कि आगे वो जैसे ही वो पुलिस की तरफ बढ़े तो पुलिस वाले जो थे वो छुपने के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर घुस गए और जो हमारे क्रांतिकारी थे, प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जो थे वो जलकर मर गए। जिससे गांधी को बहुत झटका लगा, क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू किया था उसमें दो चीज़ें बताई गई थी कि आंदोलन जो है वो संवैधानिक तरीके से और न्यायपूर्ण और साथ में अहिंसा नहीं होनी चाहिए। और देखो यहाँ पे 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए तो गांधी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा ये आंदोलन जो है हिंसात्मक हो गया, यानी कि इसमें हिंसा हुई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, हम 1857 की क्रांति देखें तो कितने सारे भारतीय जो थे वो उसमें भारतीयों की मौत हो गई 57 में। या फिर हम कोई भी आंदोलन लें तो हमेशा जो थे अंग्रेज जो थे भीड़ के बिखराव के लिए उन पे गोलियां चलाया करते, उसमें कितने से लोग मारे जाते थे। या फिर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड देखें, उसमें से कितने लोग मारे गए थे। लेकिन गांधी को इन 22 पुलिसकर्मियों के मरने पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। और जब आंदोलन वापस लिया तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि उस टाइम पे जब भारतीयों का उत्साह जो है बहुत, उसकी जो एक चरम सीमा है, और उस टाइम पे आंदोलन को वापस लेना मतलब एक जो है हमारा नेशनल इमरजेंसी से कम नहीं है कि आंदोलन को वापस ले लिया है। ठीक है, अब देखो आंदोलन को वापस ले लिया। अब बहुत सारे लोग जो गांधी पे विश्वास करते थे, क्रांतिकारी, किसान, मजदूर, जमींदार, बहुत से लोग जो गांधी के साथ चले थे, इस आंदोलन में भाग लिया था। मैंने आपको बताया था ये प्रथम जन आंदोलन था भारत का। और इसमें महिलाओं ने भी, उस टाइम पे महिलाएं जो थी वो पर्दा करती थी, एक घूंघट डालती थी, और उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध करके जो आंदोलन में भाग लिया और साथ में अपने गहने जो थे वो तिलक स्वराज फंड में दान दे दिए। मैंने कहा था जब हमारा असहयोग आंदोलन चला था 1 अगस्त 1920 को, तो उसी दिन जो थी वो गरम दल के सबसे चहेते लीडर, यंग लीडर तिलक की डेथ हो गई और उसके नाम पर एक फंड बनाया गया जिसका नाम था तिलक स्वराज फंड। तो औरतों ने क्या किया कि अपने जो गहने थे वो इसमें दान दे दिए गए और इस फंड में उस टाइम 1 करोड़ रुपए जो था इकट्ठा किया गया और कहा ये अच्छे कामों में लगाएंगे, सत्याग्रह में, आंदोलन में इस पैसे को खर्च करेंगे। तो देखो इस आंदोलन को जब वापस लिया तो भारत में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि वो स्टूडेंट, देखो क्या इन्होंने अपना जो प्रस्ताव पास किया था उसमें क्या कहा था कि जो हमारे सरकारी स्कूल्स हैं, जो विदेशी स्कूल है, उनका बहिष्कार करो, कोर्ट का बहिष्कार करो। ठीक है, तो देखो कितने सारे स्टूडेंट्स ने जो था वो कॉलेज जाना छोड़ दिया था। उसमें मैंने बताया था कोलकाता के स्टूडेंट्स ने जो आंदोलन कर दिया था, या फिर बिहार में जो जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। सबसे ज़्यादा जो शिक्षा संस्थान थे उनका बंगाल और कलकत्ता में विरोध हुआ था। तो वो स्टूडेंट्स जो गांधी पे विश्वास करके कॉलेज छोड़ चुके थे, या फिर वो वकील जो गांधी के साथ चलते हुए उन्होंने वकालत से इस्तीफा दे दिया था कि हम इनके जो ब्रिटिश कोर्ट हैं उनमें नहीं जाएंगे, तो अब उनका क्या होगा। ठीक है, तो अब जो एक कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी थी उसमें फिर से 2 विचारधाराएं पनपने लगी। ठीक है, और उन विचारधाराओं को हम बोल सकते हैं ठीक है, इसमें फिर से 2 विचारधाराएं आ गई। एक था परिवर्तनवादी या परिवर्तन समर्थक, ठीक है, और ये था परिवर्तन
विरोधी। अब कांग्रेस फिर से आपने देखा होगा कि 1907 में दो अलग अलग विचारधाराएं आने के कारण जो था कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। यहाँ भी कंडीशन कुछ ऐसी ही बन रही है कि फिर से कांग्रेस में एक भ्रम की स्थिति कि क्या गांधी जी ने जो आंदोलन वापस लिया है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो देखो इस साइड जो थे परिवर्तनवादी जो थे उसमें कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू और CR दास, और दूसरे थे हमारे केलकर। ठीक है, और यहाँ पे थे हमारे राजेंद्र प्रसाद और पटेल जैसे, और एक अंसारी। ठीक है, तो देखो अब कांग्रेस फिर से दो अलग अलग विचारों के साथ चल रही है। तो कई लोगों ने तो गांधी जी के राजनीतिक जो उनका सफ़र था उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या ये सही था या गलत था। ठीक है, अब जब ये दो दो विचारधाराएं होती हैं तो ये बोल रहे हैं कि रचनात्मक काम करने चाहिए, रचनात्मक, यानी कि देखो अब असहयोग आंदोलन तो बंद हो गया, अब ऐसा तो नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के हमने बैठना है, हमें और भी तो आंदोलन करने हैं देश को स्वतंत्र कराने के लिए। तो जो परिवर्तन विरोधी हैं वो बोल रहे हैं कि रचनात्मक कार्य करने चाहिए। अब वो रचनात्मक कार्य क्या है, सबसे पहले इनका क्या था, इसमें खादी का प्रयोग, और दूसरा जो हमारी छुआछूत है उसको ख़त्म करना है, और तीसरा कि हिंदू और मुसलमान जो एकता हमें खिलाफत आंदोलन में मिली थी उसको बरकरार रखना है। ठीक है, और आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, खादी का प्रयोग करो, चरखा कातो। ठीक है, और आपको इन्होंने एक टारगेट फिक्स किया कि दिन का 2000 गज जो है वो सूत काटना है। ठीक है, हर किसी को ये कहा गया कि आपने दिन का 2000 गज सूत काटना है। ठीक है, जब सूत काटोगे तो उसी जो ऊनी वस्त्र वो उन्हीं से तैयार किए जाएंगे, यानी कि स्वदेशी बहिष्कार, वही पुराने जो इन्होंने 1905 से लेकर चले थे वही अपना लक्ष्य किया कि रचनात्मक कार्य करो। अब ये जो परिवर्तनवादी हैं वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें अंग्रेजों के जो काम है उसमें बाधा डालनी है या हमें अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना है तो हमें कुछ हटकर करना चाहिए। और ये क्या करना चाहते हैं, देखो ये बोल रहे हैं कि जो केंद्रीय परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद है, उनके चुनावों में भाग लेना चाहिए। ठीक है, हम उनके चुनावों में भाग लेंगे। अब देखो इनमें जो था मतभेद वो बढ़ता ही चला गया, लेकिन इनको 1907 वाला साल जो था वो याद था कि कांग्रेस वट गई थी, जिसके इनको नुकसान हुए क्योंकि अंग्रेजों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। ठीक है, तो अब वो वैसी वाली स्थिति जो है वो नहीं पैदा करना चाहते। तो इन्होंने उस टाइम देखो गांधी को मार्च 1922 को 6 साल की जो थी वो जेल हो गई थी, 6 वर्ष की। ठीक है, हम उसके बाद की बात कर रहे हैं क्योंकि फरवरी 1922 में जो था हमारा असहयोग आंदोलन बंद हुआ था और मार्च 1922 में गांधी को 6 साल की जेल हो गई। ठीक है, तो इस टाइम पे गांधी कहाँ हैं, जेल में हैं, और दोनों जो विचारधाराएं हैं ये गांधी को अपना लीडर मानती हैं और ये चाहती है कि गांधी जो है इनके जो आंदोलन करेंगे उनका नेतृत्व करे। दोनों ही विचारधाराएं ये चाहती है, तो इसलिए इन्होंने गांधी से विचार विमर्श किया और गांधी ने इनको चुनाव लड़ने की जो थी वो अनुमति दे दी। ठीक है, और जो परिवर्तनवादी जो थे, जो परिवर्तन चाहते थे, उन्होंने एक ग्रुप का निर्माण किया जिसे क्या बोलते हैं, स्वराज पार्टी। तो किसने बनाया है ग्रुप, मोतीलाल नेहरू, CR दास और केलकर। ठीक है, इन्होंने इस ग्रुप स्वराज पार्टी की स्थापना की। अब ये स्वराज पार्टी जो है केंद्रीय विधान परिषद जो है, अंग्रेजों की सरकार जो है उनमें जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भाग लेंगे। तो देखो केंद्रीय विधान परिषद में कितनी सीटें थी, 101, और इसमें 42 सीटों पर स्वराज पार्टी जीतकर आती है। ये डाटा बहुत आज के टाइम में बहुत कम लगेगा, लेकिन उस टाइम पे जो पार्टी नई बनी है जिसको भी 2 या 3 महीने हुए हैं और उन्होंने यहाँ पे स्वतंत्रता हासिल की है। ठीक है, 42 सीटों पर वो काबिज हुई है। ठीक है, अब देखो इनका क्या था कि अंग्रेजों के जो प्रस्ताव हैं
जो योजनाएं अंग्रेज बना रहे हैं तो उनके सिस्टम में घुसकर ही उनके कामों में टांग जो वो अड़ाएंगे, या फिर कोई वो ऐसा प्रस्ताव लाते हैं जिसे वो पास नहीं करना चाहते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि कब बनी है ये, 1923 में बनी है स्वराज, और नवंबर 1923 को क्या हुए हैं, चुनाव हुए हैं। और इन्होंने अब क्या करना शुरू कर दिया कि अंग्रेजी सरकार ने आतंकवाद को नियंत्रण करने के लिए इन स्वराजियों पर जो था वो अत्याचार करने शुरू कर दिए, और अक्टूबर तक बहुत सारे लीडर जो थे स्वराज पार्टी के उनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, और अब क्या पार्टी धीरे 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 कमज़ोर होती जा रही है, और 16 जून 1925 को CR दास की मृत्यु के बाद इस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि मेन लीडर कौन थे, मोतीलाल नेहरू, CR दास और केलकर। तो देखो एक बहुत बड़े लीडर की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, जिससे ये पार्टी और भी अधिक कमज़ोर हो जाती है। और साथ में देखो अब इस पार्टी में भी, स्वराज पार्टी में भी 2 तरह की जो विचारधाराएं हैं वो उत्पन्न हो गई हैं। तो इसमें देखो लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने इसी टाइम पे जो मोतीलाल नेहरू हैं उन पे आरोप लगाया कि ये क्या है, मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, और साथ में जो गौ वध होता है उसके पक्ष में हैं। ठीक है, गाय को हम आज भी माता मानते हैं। ठीक है, हम गाय का वध नहीं करते हैं, अघन्य बोला जाता है, यानी कि न हत्या करने योग्य, जिसकी हत्या हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जो नेहरू हैं वो मांसाहारी और गौवध के पक्षधर हैं। ठीक है, तो उनमें जो था वो एक मतभेद उत्पन्न हो गया, और उसके बाद लाला लाजपत राय ने और मदन मोहन मालवीय ने जो थी वो स्वराज पार्टी छोड़ दी, और ये पार्टी धीरे 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 कमज़ोर होती जा रही है। और अंत में 1928 नेहरू रिपोर्ट और 1930 सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ तो इन्होंने जो था वो इसका दामन छोड़ दिया, यानी कि पार्टी पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। लेकिन इसके बीच देखो हम बात कर रहे हैं 1926-23 की। ठीक है, उसके बीच क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक ऐसे कमीशन की नियुक्ति की जिससे जो था भारतीय फिर से ज़्यादा गुस्से में हो गए। वो क्या था, सबसे पहले मैं देखती हूँ ये कमीशन आया क्यों। 1919 में भारत में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो भारत में अंग्रेजों ने सुधार के नाम पर जो था कुछ ऐसा काम किया था। वो सुधार नहीं था, वो उनके फ़ायदे के लिए था, लेकिन नाम क्या दिया गया उसको, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, और इसके कारण ही भारत में द्वैध शासन प्रणाली जो थी लागू हुई थी, यानी कि दोहरी शासन प्रणाली। ठीक है, ये सुधार नहीं थे, उनके फायदे के लिए था ये भी, लेकिन नाम सुधार दे दिया। अब इसमें क्या लिखा था, क्या था जो हमारा कमीशन आया 1927 में, 8 नवंबर 1927 को वो एक कमीशन की नियुक्ति करते हैं अंग्रेज। और इस कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई, ये जो 1919 का भारत एक्ट 1919 भी बोला जाता है, इसकी समीक्षा करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाती है जिसे क्या बोला जाता है, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। ठीक है, और इसके साथ एटली भी है। ठीक है, सॉरी किसने किया था ये, सर जॉन साइमन ने, सर जॉन साइमन ने इस कमीशन की जो नियुक्ति, यानी कि इसका जो हेड बनाया गया वो सर जॉन साइमन था। और इसका सहयोग किसने किया, एटली ने, जिसको ब्रिटेन का क्या बनना था, भविष्य में प्रधानमंत्री बनना था। ठीक है, तो सर जॉन साइमन जो है इस कमीशन का हेड है। अंग्रेजों ने एक कमीशन नियुक्त किया जिसका नाम था साइमन कमीशन, और इसका हेड कौन था, सर जॉन साइमन, और इसका सहयोग किसने किया, एटली ने। अब था क्या ये, देखो ये कमीशन क्यों आया, भारतीयों से संबंधित था, भारतीयों के लिए था। लेकिन इस कमीशन में कितने सदस्य थे, 7, और ये सारे के सारे क्या थे, अंग्रेज। अब देखो अपने लिए कोई भी कमीशन बनाए अंग्रेज, हमें क्या बनाते रहें, लेकिन ये भारतीयों के लिए कमीशन बना रहे हैं और सारे के सारे क्या हैं, अंग्रेज हैं।
सारे अंग्रेज दस्ते हैं, भारतीयों को किसी को भी इसमें शामिल नहीं किया गया, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को क्या कहा जाता है, व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि सारे के सारे जो थे वो अंग्रेज थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और ये कमीशन देखो बना कब है, 8 नवंबर 1928 को, ठीक है। अब ये भारत कब पहुंचा, 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन भारत या बम्बई पहुंचता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ भी ये कमीशन गया वहाँ पर काली झंडियाँ दिखाकर और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन गो बैक का नारा जो था लाला लाजपत राय ने दिया है, ठीक है, कि साइमन वापस जाओ, और हरी झंडियाँ जो था वो दिखाकर उनका स्वागत किया गया। अब देखो हमने इसका विरोध किया, क्यों किया, क्योंकि ये भारतीय के लिए और ऊपर से सारे के सारे अंग्रेज हैं। और उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे विरकन हेड, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि अगर तुम इतने कैपेबल हो, एक तरह से उन्होंने चुनौती दी भारतीयों की कि अगर तुम इतने कैपेबल हो तो लिख लो अपने लिए संविधान, और ऐसा संविधान जो भारत के प्रत्येक वर्ग और दल को मान्य हो, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि हर किसी को खुश किया जा सके। और उन्होंने जब से भी आंदोलन कर रहे थे उन्होंने एक चीज़ देखी थी कि हमेशा भारतीय आपस में क्या करते रहते थे, लड़ते रहते, उनके विचारों में मतभेद हुआ करते थे। उन्होंने एक तरह से चुनौती की। आज के टाइम में भी वही होता है बच्चों कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए सभी को खुश करने की कोशिश मत करो, जो आप कर सकते हो वो करो, बाकी जो खुश नहीं है उनको रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चुनौती दी है, किसने, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उस टाइम पे विरकन हेड, उन्होंने कहा कि इतने तुम योग्य हो तो अपने लिए संविधान लिख लो, और ऐसा होना चाहिए कि सभी दल वर्ग जो यहाँ पे भारत में है, यानी कि जितने भी यहाँ पे धर्म से रिलेटेड लोग हैं उन सभी के लिए वो मान्य हो, सभी उसको मान्य करें, माने कि ये संविधान है, ठीक है। तो हमारे लिए अब चुनौती है, तो क्या किया। और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो कमीशन आया था इनका विरोध किस किस ने किया, देखो एक हिंदू महासभा थी, दूसरे हमारे भारत में SC ST और मुस्लिम लीग, इन्होंने सभी का पूछा जाता है कि किन किन ने विरोध किया। तो देखो मैक्सिमम सभी जितने भी दल थे या वर्ग थे सभी ने विरोध किया। प्लस एक चीज़ याद रखना, मुसलमान दल में भी 2 विचारधाराएं थी, एक था हमारा जिन्ना, जिनने क्या किया, इसका विरोध किया, और एक था मोहम्मद शफी, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया साइमन कमीशन का। और एक नाम और बता रही हूँ, अंबेडकर ने भी खुलकर इस कमीशन का विरोध नहीं किया। क्यों, इस कमीशन के सहायता के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके सदस्य कौन थे, अंबेडकर। और तब अंबेडकर ने इस कमीशन का प्रत्यक्ष रूप से जो था वो विरोध नहीं किया था, ठीक है। और अब देखो हमें यहाँ पे चुनौती मिल गई है, जो किसने दी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब जो सर्वदलीय मीटिंग होती है एक, ठीक है, सर्वदलीय, क्योंकि क्या चुनौती मिली थी, ऐसा संविधान जो सभी दलों को मान्य हो। तो दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होती है, ठीक है, और यहाँ पे एक कमेटी का गठन होता है जिसका अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, मोतीलाल नेहरू को। और नेहरू जो एक उप समिति का गठन करते हैं, और ये समिति करेगी क्या कि भारत के लिए संविधान लिखने का काम करेगी। ये समिति क्या कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें ये डिसाइड करेगी, ठीक है। अब हुआ क्या कि मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई, ठीक है, लेकिन उस रिपोर्ट को जो था वो अस्वीकार कर दिया। यहाँ तक कि इनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। अब उस रिपोर्ट में क्या किया, देखो उसमें सर्वदलीय मीटिंग है और उस रिपोर्ट में सभी दल बैठे हुए हैं। तो उसमें देखो मुसलमानों ने क्या मांग करी, मुस्लिम लीग ने मांग करी कि जहाँ पे मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, अल्पमत हैं, ठीक है, बाहर कोई है, बाहर कोई है, ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि पहले देख लेते हैं, केंद्र में यानी केंद्रीय विधान परिषद में
मुसलमानों को कितने 1/3 जो है आरक्षण मिलना चाहिए, यानी कि पूरे भारत में मुसलमानों को 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए। और जहाँ पे इनकी संख्या बहुसंख्यक है, बहुमत है इनका, ठीक है, वहाँ पे इनको जनसंख्या के आधार पर सीटें मिलनी चाहिए, जनसंख्या के आधार पर सीटें मिलनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इनकी मांगों को जो है वो हिंदू नहीं मान रहे हैं। और एक चीज़ बता दूं, इसमें जो नेहरू रिपोर्ट थी आपकी, उसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो कांग्रेस के युवा वर्ग जो था उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आई। जैसे कि उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर जो है भारत को डोमेनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो जो कांग्रेस का युवा वर्ग था वो इसका विरोध कर रहा था, वो बोल रहा था कि अब पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, डोमेनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। इसलिए देखो जब मुसलमानों ने ये डिमांड करी तो हिंदू महासभा का जवाब आया कि ये क्या मजाक चल रहा है, यहाँ तो पूरे चाहे केंद्र हो चाहे जहाँ पे मुसलमान बहुमत में है एक ही चीज़ होगी, यहाँ तो जनसंख्या के आधार पर सीटें लो या फिर 1/3 लो। लेकिन ये अपनी बात पर डटे रहे कि उनको केंद्र में 1/3 चाहिए और जहाँ पे ये बहुमत में है वहाँ संख्या के आधार पर सीटें चाहिए। और वहाँ पे डोमेनियन स्टेट की बात करी थी नेहरू रिपोर्ट में, जो कि युवा नहीं चाहते थे। युवा चाहते थे कि अब डोमेनियन स्टेट का टाइम चला गया, अब हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, हमें आज़ाद भारत चाहिए, स्वराज चाहिए, ठीक है। और इस जो ये नेहरू रिपोर्ट थी इसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। और उसके बाद कांग्रेस का ये बात कर रहे हैं 1928-29 की। 1928 में नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया जाता है और यहाँ पे कांग्रेस का क्या होता है, लाहौर अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस का अधिवेशन होना था और वो कहाँ हुआ, लाहौर अधिवेशन, या फिर इसको कहा जाता है ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन। क्यों कहा जाता है कि इस अधिवेशन में जो स्वराज हम 1905-06 से पढ़ते आ रहे हैं, और मैंने कहा था कहीं ना कहीं नर्म और गर्म दल बनने के लिए ये जो स्वराज था उत्तरदायी था, क्योंकि उस टाइम पे स्वराज का मतलब ही नहीं पता था, मायने ही नहीं पते थे। हर इंसान ने अपने अपने तरीके से इसका अर्थ निकाला, जैसे स्वदेशी का नहीं पता था वैसे स्वराज का नहीं पता था। और इसमें इसकी परिभाषा दी गई कि इसका मतलब क्या है, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मीन्स पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि अब हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है, स्वाधीनता। क्लियर होगी चीज़। और इसके अध्यक्ष कौन थे, जो 1928 में या 29 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे जवाहर लाल नेहरू, ठीक है। और कांग्रेस ने क्या किया, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो था वो डिसीजन लिया, निर्णय लिया, और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसलिए कई बार आपको पूछा जाता है कि क्वेश्चन 2 बन जाते हैं कि भारत आज़ाद कब हुआ, तो एक जो डॉक्यूमेंट में आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और या फिर पूछा जाता है कि भारत पूर्ण रूप से कब आज़ाद हुआ, तो 26 जनवरी को। क्यों, क्योंकि देखो 26, और ये जो हमारा संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950, तो ये वाली डेट जो है 26 जनवरी 1930 में ही डिसाइड कर ली गई थी। इसलिए हमारा संविधान बनकर तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन हमने ये डेट फिक्स करी थी कब, 26 जनवरी को ही हम लागू करेंगे। तो हमने संविधान कब लागू किया, 26 जनवरी 1950, और ऐसा माना जाता है कि हमारा भारत जो है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब देखो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अब क्यों बोला जाता है कि 26 जनवरी 1947 को, देखो 15 अगस्त 1947 को भारत कागजों में, डॉक्यूमेंट में आज़ाद हो गया था, लेकिन जब तक हम अपना संविधान नहीं लागू करते, नहीं लिख पाते, तब तक जो रूल रेगुलेशन थे वो अंग्रेजों के ही थे। इसलिए कहा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि उस टाइम पे हमारे अपना संविधान बन गया था, हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया था और हमारे रूल और रेगुलेशन चलते हैं, ठीक है। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन।